स्वामी जी, ओशो जी के मृत्यु को लेके कई तरह की थियरीज है। आप क्या मानते हैं, क्या सच्चाई है? ये बात सच है कि उनको उनकी मृत्यु का आभास हो चुका था, ब्लैक पेंट करवा दिए थे अपने आवास और आसपास की बिल्डिंग को? वो आप क्या राय रख? इस बारे में मैं बहुत बहुत विस्तार से लंबे लंबे इंटरव्यू दे चुका हूँ और भली भांति मैंने साबित किया है कि ओशो को 10 महीने पहले पता चल गया था, ठीक 284 दिन पहले। ओशो ने इस बात को कहा भी है पतंजलि योग सूत्र की प्रवचन माला में, पतंजलि का सूत्र समझाते हुए, कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को ठीक उतने दिन पहले अपनी मृत्यु का पता चल जाता है जितने दिन वह माँ के गर्भ में रहा है। तो यूजुअली 280 दिन प्लस माइनस 10 दिन ये गेस्टेशन पीरियड होता है, माँ के गर्भ में बच्चा रहता है। ओशो के लिए वह 284 दिन था और ठीक 284 दिन पहले यानी 19 जनवरी 1989 के पहले 10 अप्रैल 1989 को ओशो को पता चल गया था 19 जनवरी 90 के आसपास उनका देहांत होगा। मैं 89 गलत बोल गया पहले। 89 में पता चला था 10 अप्रैल को और उन्होंने कहा था कि आज के शायद मैं कभी प्रवचन नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ काले कपड़े पहने थे, आश्रम में ब्लैक कलर करवा दिया था और उसके बाद जो 10 किताबें छपी हैं हिंदी की, उन किताबों के सब टाइटल्स दिए उन्होंने। इस बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हो चुकी है, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं अपने कोई पिछले एपिसोड की लिंक आपको भेज दूंगा। करीब करीब 2-2.5 घंटे यह चर्चा हुई है। उन 10 टाइटल्स के बारे में मैंने बताया है जिसमें ओशो ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैं जा रहा हूं। उस समय लोग नहीं समझ पाए थे, लेकिन 19 जनवरी 1990 के अगले दिन मैंने पूरा आर्टिकल तैयार किया था, प्रेस रिलीज भेजी थी, मैगजीन में वह वहां छपा था तुरंत, कि ओशो ने देखी पिछले 10 महीने में ये 10 सब टाइटल दिए हैं जिसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं। अब कोई ना समझ पाए तो कोई क्या करे। मैं आपको वह पूरा आर्टिकल की लिंक भेज दूंगा। संन्यास डॉट विकी की वेबसाइट पर वह उपलब्ध है। अगर आप संन्यास डॉट विकी की वेबसाइट पर जाएं और टाइप करें सर्च में हिंदी सब टाइटल्स, आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा। और इस बारे में मैं कम से कम 4-5 बार अलग अलग इंटरव्यू दे चुका हूँ विस्तार में। मैं आपको वह लिंक प्रेषित कर दूंगा। तो ओशो को 10 महीने पहले पता था। मुझे और मेरी जीवन संगिनी माँ अमृत प्रिया जो को भी लगभग 8-9 महीने पहले से पता था। और ओशो के साथ अपना समय बिताने के लिए हम दोनों अपना जॉब छोड़कर अगस्त 89 में पूना पहुंच गए थे, ताकि अंत का वह समय हम उनके सानिध्य में बिता सकें। चलिए अगला सवाल। तो अंतिम दिन की क्या स्मृति है आपके मन में 19 जनवरी को? आप वो स्मरण कैसा, कितना दुखद स्मरण होगा? तब आपकी मनोस्थिति क्या थी? देखिए, मुझे यह बात करीब करीब 8-9 महीने पहले से पता थी, है ना। मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ये बात बहुत बात में बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि ऐसा होने जा रहा है ना। उसके बीच बीच में कई प्रमाण मिलते चले गए। ठीक है, दुख तो है, लेकिन यह भी पता है कि सबको एक दिन शरीर छोड़ना है। और ओशो ने करीब करीब सन 1969 में यह बात कही थी। प्रवचन माला थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसके पहले ही प्रवचन में ओशो ने बताया है कि आज से कोई 12-13 साल पहले, यानी करीब 1957-56 की बता रहे हैं वो, जब वो सागर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, रात्रि को एक पेड़ के ऊपर बैठ के ध्यान करते थे और एक रात ऐसा हुआ कि अचानक उनका शरीर नीचे गिर गया और चेतना ऊपर ही रह गई। पहली बार अशरीरी अनुभव हुआ और उन्होंने कहा है कि उसके बाद वह अनुभव बारंबार बारंबार होता रहा और 6 महीने के भीतर भीतर मेरे बहुत से सर के बाल झड़ गए, छाती के बाल सफेद हो गए। ऐसे लगा कि कोई 10 साल मेरी उम्र अचानक बढ़ गई है। शरीर में बहुत चेंजेस हो गए, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर जो एक बार बाहर निकल गया, वो वापस रीएडजस्ट उसी भांति नहीं हो पाता जैसे कि पहले था। और ओशो ने यह बात कही है, इस अक्सर समझा जाता है कि योगी लंबे समय जीते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। योगी लंबे समय नहीं जीते, क्योंकि जो बार बार अशरीरी बोध में जाएंगे, अपनी देह से तादात्म्य जिनका टूट जाएगा, वो वापस आइडेंटिफिकेशन वैसा नहीं हो सकता जैसा कि नेचुरल वे में था, और इसलिए उनकी उम्र कम हो जाएगी।
वो बीमार ज़्यादा होंगे। और ओशो ने स्पष्ट उस प्रवचन में कहा है 1969 में, 69 में, मेरी उम्र करीब 10 साल कम हो गई। अगर मैं 70 साल जीता, अब 60 ही साल जी पाऊँगा। तो यह बात कोई नई बात नहीं थी, है ना? करीब-करीब उनकी भविष्यवाणी सही निकली, 58 साल वो जिए। मेरे दूसरे भाई स्वामी विजय भारती, जो ओशो से 5 साल छोटे थे, वो भी ठीक 58 साल की उम्र में विदा हुए। है ना? तो हमारी पारिवारिक उम्र जो है जेनेटिक डीएनए से चली आ रही है। हमारे घर में हमारी माँ की उम्र लंबी है, नानी जी की उम्र लंबी रही है, मेरी बहनों की उम्र लंबी है, लेकिन पिताजी की, दादाजी की उम्र लंबी नहीं रही और हम भाइयों की उम्र भी लंबी नहीं है। तो यह एक स्वाभाविक मृत्यु थी। स्वामी जी, अ, आपने बात कही गांधी विचार के बारे में। ओशो ने गांधी विचारधारा का भी समर्थन नहीं किया है, गांधी जी के कुछ विचारों का खंडन किया है। कबीरा, देख कबीरा रोया में भी उसने रजनीश जी ने विचार मूके हैं। आज कोई भी इतिहास महापुरुषों का मूल्यांकन करता रहता है। आज जब गांधी जी का फिर से मूल्यांकन हो रहा है, तब आप ओशो जी का जो गांधी जी के बारे में जो विचार है, उनको किस तरह से देखते हैं? मुझे इसमें कोई रुचि नहीं, मैं आपको बता चुका ओशो किस लिए बोले थे। इसलिए नहीं कि गांधी जी से कुछ लेना-देना था। जो गांधीवादियों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, खादी पहनने वालों की, उनसे छुटकारा पाना था। वो पर्पज़ उनका पूरा हो गया उस समय का। आज वो समस्या है ही नहीं। इस देश में कोई गांधीवादी तो अब है नहीं, सिर्फ़ नाम ही रह गया गांधीवादी का। हुँ। ओके, ओके। स्वामी जी, आपको आपकी एक अलग पहचान थी, लेकिन आपको क्या आइडेंटिटी स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी की या फिर ओशो के भाई की, आपको क्या पहचान है? इन दोनों में से कोई भी नहीं, मुझे सिर्फ़ ओशो का शिष्य होना पसंद है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओशो ने ही मेरा नाम पहले रखा था जन्म के बाद शैलेंद्र शेखर, फिर उन्होंने नाम बदल दिया स्वामी शैलेंद्र सरस्वती। अगर वो होते और फिर से मेरा नाम बदल देते तो मैं उसको स्वीकार कर लेता, नाम से क्या लेना-देना, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन ओशो के साथ जो गुरु शिष्य का नाता है वो असली बात है, भाई होना असली बात नहीं है। शिष्यत्व उससे ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। भाई होना तो एक संयोग की बात है, लेकिन शिष्य होना बड़ी दुर्लभ बात है। यह मेरे लिए मूल्यवान है। स्वामी जी, 1970 तक रजनीश जी ने कोई शिष्य परंपरा को समर्थन नहीं किया, कोई शिष्य भी नहीं बनाए। लेकिन 1970 के बाद उन्होंने शिष्य बनाए और लोग उनके उनके विचारों से जुड़ते गए और उन्होंने शिष्य बनाए। तो ये परिवर्तन कैसे आया? उन्होंने अपने जो मेडिटेशन कैंप है, उनकी भी टिकट शुरू की। तो ये परिवर्तन कैसे आया 1970 के बाद? यह परिवर्तन आने की पहले तैयारी चल रही थी, भूमिका बन रही थी, है ना? ओशो लोगों से जुड़ रहे थे, अपने विचार प्रेषित कर रहे थे, भावनात्मक रूप से लोग उनसे जुड़ रहे थे। एक परिपक्व समय आना ज़रूरी है, तभी गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती, है ना? जो लोग यूनिवर्सिटी में उनको सुनने आ रहे थे, कहीं लेक्चर अटेंड करने आ रहे थे, वो कोई भावनात्मक रूप से तो नहीं आ रहे थे। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर की तरह, आचार्य की तरह उनको सुन रहे थे। उस समय ओशो आचार्य का रोल निभा रहे थे और उनका नाम भी इसलिए आचार्य रजनीश कहलाता था। हिंदी में प्रोफ़ेसर को आचार्य बोलते हैं। तो वो स्टूडेंट और टीचर का संबंध था, है ना? मास्टर डिसाइपल रिलेशन अलग होता है। तो 1970 तक ओशो एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे, वही उन्होंने अपना नाम भी रखा था। लेकिन फिर समय आ गया कि अब जो स्टूडेंट्स की तरह लोग आए थे, लाखों लोग, इनमें से कुछ हज़ार लोग शिष्य बन सकते हैं। जिनकी खोज चल रही थी, वो लोग मिल गए हैं। तब उन्होंने नया रोल निभाया, गुरु होने का रोल। अपने नाम को भी उन्होंने बदल लिया और शिष्यों को नया नाम देना शुरू किया। ये फिर परीक्षा की घड़ी थी, जो हिम्मत करेंगे, जो अपना नाम बदलने को तैयार हैं, जो कपड़े बदलने तैयार हैं, जो समाज की आलोचना और निंदा सुनने के लिए तैयार हैं, परिवार वाले उपहास उड़ाएँगे, लोग पागल कहेंगे, भाँति-भाँति के कष्ट झेलने पड़ेंगे। जो इस सब के लिए तैयार हैं, निश्चित रूप से वो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। अब कोई विचारों का मामला नहीं है कि विचार अच्छे लगे।
विचार तो हमें बहुत लोगों के अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उनके पीछे चल के अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालते। खतरे में तो हम तभी डालेंगे जब हमको बहुत गहरा लगाव है, कि हम मरने को तैयार हैं। हाँ, मैं आपको शायद एक बार बता चुका हूँ कि मैं जब साइंस कॉलेज जबलपुर में एडमिशन लेने के लिए गया, तो प्रिंसिपल साहब वहाँ बाहर ही खड़े थे अपने कुछ मित्रों के संग। मैं तो नहीं पहचानता था कि वो प्रिंसिपल है। मैं वहाँ से गुजरा तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, "ए बाबा जी, यहाँ कहाँ आ रहे हो?" मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। बोले, "क्या रंग-ढंग बना रखा है?" ये वो कपड़े, मेरे बाल भी खूब लंबे-लंबे थे उस समय, घुंघराले लंबे बाल थे, दाढ़ी, मूंछ, बाल। मैंने कहा, "आपको कपड़ों को एडमिशन देना है कि मुझे एडमिशन देना है?" और मैंने सुना है कि एडमिशन मेरिट शीट के आधार पर होता है, मार्कशीट के आधार पर होता है। मैंने पूरे मध्य प्रदेश में मेरिट की पोजीशन हासिल की है। मध्य प्रदेश उस समय बहुत बड़ा था, छत्तीसगढ़ भी उसमें इंक्लूडेड था। इन करोड़ों विद्यार्थियों में मेरा नंबर 25 के अंदर है, मेरिट होल्डर। मुझे राष्ट्रपति से स्कॉलरशिप मिली है। आप एडमिशन कपड़ों के आधार पर देते हैं कि मार्कशीट के आधार पर? वो कहने लगे, "बहस करते हो, बकवास करते हो, निकल जाओ यहाँ से", ये वो। उनको बड़ा हर्ट हो गया, चोट लग गई। फिर दूसरे दिन मैं अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके गया, जो खुद भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके मित्रगण साथ में गए, एक वकील साथ में गया। उनके ऑफिस में जाके उनसे डिस्कस किया कि भाई आप ऐसे तो इनकार नहीं कर सकते। मैंने भी तर्क किया कि हाँ, देखिए कोई सरदार है, वो पगड़ी बांधे है, आप उसको तो मना नहीं कर रहे। कोई लड़की सलवार सूट पहने है, कोई लड़की साड़ी पहने है, आप उनको तो मना नहीं कर रहे। यहाँ का कोई ड्रेस कोड तो नहीं है, कोई पैंट शर्ट में आया है, कोई कुर्ते पजामा में आया है। यहाँ कोई प्रोफेसर है, वो धोती कुर्ता पहने हुए हैं, तो आपका कोई ड्रेस कोड तो नहीं है। अगर ड्रेस कोड होता तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन चूंकि कोई ड्रेस कोड नहीं है, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम अपनी मर्जी से अपना वस्त्र पहन सकते हैं। तो गेरुआ रंग के कपड़े पहनने में आपको क्या हर्जा है? मैं माला पहने हूँ, मुझे दिखाई दिया उनके कुर्ते के अंदर से उनके जनेऊ दिख रहा था। मैंने कहा, आप जनेऊ पहने हुए हैं, मैं माला क्यों नहीं पहन सकता? तो बहुत ही नाराज हो गए वो। उन्होंने कहा, ठीक है एडमिशन देते हैं, लेकिन याद रखना पास नहीं होने देंगे। मैंने अपना सर्टिफिकेट और वो एप्लीकेशन थी वापस उठाई, मैंने फाड़ के वहीं कचरे में फेंकी, और मैंने कहा, जहाँ का प्रिंसिपल इतने घटिया दर्जे की सोच रखता है, वहाँ मुझे एडमिशन लेना भी नहीं है। और हम उठ के वहाँ से चले आए, है ना? और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस साल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो हमको कितने कष्ट झेलने पड़े हैं कपड़े पहन के, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो कोई व्यक्ति सिर्फ विचारों के आधार पे इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। ये तो अपनी जान दांव पे लगाने की मामला है ना? तो इतनी हिम्मत तो वही कर सकता है जिसको बहुत गहरा लगाव है।